सबसे इजी आंसर है और सबसे मेन आंसर है, इस पूरे चैप्टर की जान है आंसर, और हर साल आने वाला है, तो पूरा ही पढ़ लेने का ना भाई, क्यों काट कसर करने का। हाइप क्रिएट हो रहा है, हेनरी फेयल का हाइप। पिक्चर में हीरो की एंट्री होने वाली रहती है ना, उससे पहले एक बिल्डअप होता है ना, वो जो मौत का सौदागर है। एबीसी प्रिंसिपल्स, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। एबीसी प्रिंसिपल्स, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। सो फ्रेंड्स, let us begin. Chapter number 1, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत कमाल का चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और उसी का पहला आंसर जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर के जरिए आपका बेसिक क्लियर करने की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की। ओसीएम ये फेकोलॉजी और ठोकोलॉजी के ऊपर चलता जरूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो गए तो आपको कभी भी उस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज एवरीथिंग। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली, स्पेशली रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स, ये बहुत आसान कर देगा आपके आने वाले चैप्टर्स को भी। और इसीलिए 11th स्टैंडर्ड में हमने मैनेजमेंट में जो कुछ भी पढ़ा हो, हमने 11th स्टैंडर्ड में जो भी पढ़ा हो मैनेजमेंट में, एटलीस्ट इतना तो हम समझ सकते हैं दैट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन अवर डेली लाइफ। हमारी जिंदगी में, हमारी डेली लाइफ में मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक में हर रूटीन में हमारे मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि वही हमारी जिंदगी को सोफिस्टिकेटेड बनाता है, सिंपल बनाता है, आसान बनाता है और अच्छा और बेटर एफिशिएंट बनाता है। In brief, management sets the strategic goals in accordance with the vision, mission of the organization and makes decisions on how the overall organization will operate. एक कंपनी, एक बिजनेस, एक एंटरप्राइज, एक ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से देखें तो मैनेजमेंट गोल्स सेट करने के लिए बहुत जरूरी है। उन गोल्स को कैसे अचीव करना है उसके लिए बहुत जरूरी है, एंड उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक अकॉर्डेंस में हमें चलाती है। पूरे संस्था को और उसके सारे एम्प्लॉइज को एक दिशा में चलाने का काम मैनेजमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक अ स्कूल, तो एवरी मैनेजमेंट इन द स्कूल वांट्स गुड रिजल्ट्स, वांट्स द स्टूडेंट्स टू अचीव सक्सेस, एंड दैट इज व्हाई द मैनेजमेंट विल एनफोर्स द सेम गोल्स टुवर्ड्स द टीचर्स। टीचर को भी वही गाइड किया जाएगा कि अरे बच्चों के अच्छे मार्क्स आने चाहिए, बच्चों के अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, और टीचर्स फिर उसी दिशा में काम करेंगे। वो लोग पढ़ाएंगे उस तरह से कि बच्चों को अच्छे मार्क्स आए, गाइड इस तरह से करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा रूटीन बनाए। समवेयर और द अदर जो गोल होता है ना, वो मैनेजमेंट सेट कर करके देता है और फिर पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसको अचीव करने के लिए लग जाता है। दोस्तों, हमारे टेक्स्ट बुक में बड़े बड़े पैराग्राफ्स कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। While achieving goal of an individual or an organization, it is always important to use different systems or techniques. Some of these techniques are accepted universally and they are called as principles. They are called as मतलब ये गोल को अचीव करने के लिए जो अलग अलग चीजें की जाती हैं, जो अलग अलग टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, उन्हीं को प्रिंसिपल्स कहा जाता है, उन्हीं को उसूल कहा जाता है, उन्हीं को आदर्श कहा जाता है। और वही उसूलों और आदर्शों पे डिपेंडेंट अपना पहला चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजिशन दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन और अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। मतलब कहीं ना कहीं इन्हीं प्रिंसिपल्स पे डिपेंडेंट है हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारे डिसीजंस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उतार चढ़ाव। इन सिंपल वर्ड्स, टेक्निक्स और सिस्टम्स व्हिच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स। जो आप सबको एक दिशा में लेकर जाएंगे, जो सब आपको प्रॉफिट की ओर लेकर जाएंगे, हायर सेल्स की ओर लेकर जाएंगे, बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाएंगे, वो है प्रिंसिपल्स। माय डियर फ्रेंड्स, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्वेश्चन का नाम है, आंसर का नाम एबीसी प्रिंसिपल्स, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। एबीसी प्रिंसिपल्स, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। क्वेश्चन का नाम है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ, आंसर का नाम एबीसी प्रिंसिपल्स, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। क्या एबीसी प्रिंसिपल, क्या एबीसी प्रिंसिपल, क्या एबीसी प्रिंसिपल, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। क्या जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। क्या
जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। अरे समझ रहे हैं क्या दोस्तों? हम आज जानने वाले हैं कि ये प्रिंसिपल्स हैं कैसे। दोस्तों ये प्रिंसिपल्स इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। हेनरी फेयोल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, आगे जाकर अगले आंसर में हम वही पढ़ेंगे। ये 14 के 14 प्रिंसिपल जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ, अरे ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई कम इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। बिहेवियरल इन नेचर, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। एज अ मैनेजर जब वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करके एम्प्लॉय को गाइड करेगा ना, तो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। मैनेजर बताएगा कि देख ऐसा ऐसा करना है तो टारगेट अचीव होगा, ऐसे ऐसे ग्राहक को कन्विंस करना है, तो वो पूरे 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 टीम को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इसीलिए मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाला साइंस है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इट इज बिहेवियरल इन नेचर। इट इज बिहेवियरल इन नेचर। इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब हर चीज का एक कारण होता है, हर चीज का एक कॉज होता है, और उसी कॉज से जुड़ा हुआ उसका असर होता है। आमतौर पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फेयोल क्या बोलता है, एम्प्लॉय को अच्छा पगार दो, एम्प्लॉय को अच्छा पगार दो। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन में उसने ऐसा बोला है, अच्छा पगार दो। कैसा पगार दो, अच्छा। उसने ये नहीं बोला 2 लाख रुपया पगार दो, उसने ये नहीं बोला 50,000 पगार दो, उसने क्या बोला, अच्छा पगार। अब अच्छा ये हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना हो सकता है ना। कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटी होगी, वो अपने हिसाब से अच्छा पगार देगी। हेनरी फेयोल का उसूल क्या है, बंदा काम कर रहा है ना, उसको अच्छा पगार मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पगार के वजह से और अच्छा काम करेगा। कॉज है इफेक्ट है, कॉज है इफेक्ट है, कॉज है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यही होता है जहां एक चीज का इफेक्ट दूसरे चीज पे नजर आता है। और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यही समझाते हैं कि एवरीथिंग हैज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, principles are formed by practice and experiment. Principles are formed by practice and experiment. Principles are formed by हेनरी फेयोल ने, एफडब्ल्यू टेलर ने ये जो प्रिंसिपल्स दिए हैं ये कोई मस्ती मजाक में नहीं दिए। उन्होंने बहुत बारीक प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट्स और माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस के जरिए ये प्रिंसिपल्स दुनिया के सामने रखे हैं। और इसीलिए ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय व्हाट, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद दे आर जनरल गाइडलाइंस, दे आर नॉट कंपल्शन कि ऐसा ही करो, आपको धंधा करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। दे आर नॉट एनफोर्सिंग एनीथिंग। ये क्या है, ये जनरल गाइडलाइन है, ऐसा किया तो अच्छा है, ऐसा किया तो चलेगा। दिस इज कॉल्ड एज जनरल गाइडलाइन, दिस इज कॉल्ड एज, अरे समझ में आ रहा है क्या? हेनरी फेयोल जो एक गाइडलाइन दे रहा है क्या, कि अच्छा पगार दो, वो ये थोड़ी बता रहा है कि कितना पगार दो। वो क्या बोल रहा है नरेश, वो बोल रहा है कि भाई जनरल गाइडलाइन है, मैं बोल रहा हूं ऐसा ऐसा करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इट इज जस्ट व्हाट, अ जनरल गाइडलाइन। इट इज जस्ट व्हाट, जनरल गाइडलाइन। नेक्स्ट, एफ से फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं वो रिजिड नहीं है, वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है सिचुएशन के हिसाब से, जैसा सिचुएशन वैसा डिसीजन लेने आना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है, हर एक की जरूरतें अलग होती हैं, हर एक का स्केल अलग होता है। कोई लार्ज स्केल है, कोई स्मॉल स्केल है, कोई और छोटा है, माइक्रो है। ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी से ये प्रिंसिपल्स फिट हो जाते हैं, और इसीलिए एफ से फ्लेक्सिबिलिटी। और आखिर में दोस्तों यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो सब पे लागू होते हैं, जो सब पे लागू होते हैं, जो सब पे लागू, फिर वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा। समझा क्या? कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ।
आंसर का नाम एबीसी प्रिंसिपल, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। एबीसी प्रिंसिपल्स, एबीसी प्रिंसिपल्स। ए से क्या है? ऑल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ए से क्या है? ऑल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ए से क्या है? मतलब जितने भी प्रिंसिपल आगे जाके अपन पढ़ने वाले हैं वो सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। बी से बिहेवियरल इन नेचर, बी से बिहेवियरल इन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर को टच करता है, इन्फ्लुएंस करता है और इसीलिए इट इज बिहेवियरल इन नेचर। सी से क्या है? कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। ए बी सी समझ रहा है क्या? ऑल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंट, बी से बिहेवियरल इन नेचर और सी से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। वो बोल रहा है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। सारे प्रिंसिपल्स जो हैं माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से बनाए गए हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किए गए हैं और इसीलिए ये आज भी रेलेवेंट हैं। उस जमाने में हेनरी फेयल ने बनाया था लेकिन आज भी हर ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं प्रिंसिपल्स पे चल रही है। इसका मतलब ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस के साथ बनाए गए हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, दे आर जस्ट जनरल गाइडलाइंस, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अरे समझा क्या एवरीवन? ABC प्रिंसिपल्स, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। क्वेश्चन क्या है? नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ABC प्रिंसिपल्स, ABC जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। जनरल, जनरल, याद हो रहा है क्या? फटाफट एक बार पढ़ो, हर पॉइंट में 2 से 3 लाइन लिखने जमना चाहिए, वैसा पढ़ो। कमा कुछ भी डाउट आ रहा है तो पूछो। नेक्स्ट आंसर फ्रॉम दिस चैप्टर इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इजी आंसर है, बता रहा है महत्व, इंपॉर्टेंस कि ये प्रिंसिपल। देखो हाइप क्रिएट हो रहा है, हेनरी फेयल का हाइप। पिक्चर में हीरो की एंट्री होने वाली रहती है ना, उससे पहले एक बिल्डअप होता है ना, वो जो मौत का सौदागर है, वो जो आने वाला है, धरती का सीना फाड़ के आएगा और फिर वो ऐसा दरवाजा फोड़ के आ जाता है। समवेयर और द अदर हेनरी फेयल का जन्म होने वाला है दोस्तों इस चैप्टर में, लेकिन उससे पहले उसके प्रिंसिपल्स का बिल्डअप है। पहले अपन ने नेचर जाना, अब इंपॉर्टेंस जान रहे। नेचर में अपन ने क्या देखा? एबीसी प्रिंसिपल्स, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। अब अपन देख रहे हैं कि व्हाई दीज प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। तो बॉस, एज वी हैव डिस्कस्ड द नेचर, इट कैन बी सेड दैट management principles are applicable everywhere. Management principles are applicable, they are in the form of predetermined solutions. मतलब आपकी तकलीफों का अंदाजा हेनरी फेयल को था और इसीलिए तो उसने ऐसे प्रिंसिपल्स दिए कि वो सॉल्यूशन निकालने में आपको आसानी हो। For the problems which are recurring, they are guiding the manager, so it is important for every manager to know them. तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये देता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आंसर का नाम उपदेश, आंसर का नाम उपदेश, आंसर का नाम उपदेश, आंसर का नाम उपदेश, आंसर का नाम यू से अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल कितने अच्छे अच्छे हैं, जिन लोगों ने पढ़ लिया उनको मालूम है। हेनरी फेयल चाहता है अच्छा पगार मिले, मेहनत कर रहा है ना, रेम्यूनरेशन अच्छा मिले। वो बोलता है एवरीथिंग शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर। वो बोलता है कि यार अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज इन हैंड। वो क्यों ये सारे प्रिंसिपल्स बोल रहा है? क्योंकि वो जानता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक ज्ञान, ये बहुत जरूरी है। आप एक बिजनेसमैन जो है, वो बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट ही कमाने के लिए नहीं है, उसका समाज के प्रति भी एक उत्तरदायित्व है। ये प्रिंसिपल्स वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझाते हैं कि तू फैक्ट्री खोल, इंडस्ट्री बना, पैसा कमा, सामान बेच, मगर वो फैक्ट्री से जो चिमनी निकल के पोल्यूशन कर रही है ना, उसका भी सोल्यूशन ढूंढ। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग व्हाट? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि कोई मजदूर तेरे यहाँ पे काम कर रहा है, उसका हाथ कट गया फैक्ट्री में, तो यार उसको जाने मत दे, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तेरा।
somewhere or the other, understanding social responsibility is one of the significance of the principles of management. इसके अलावा provides useful insight to the managers. P से क्या है? Provides useful insight. Provide useful insight. Provide useful insight. Managers को मालूम पड़ता है ना कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, कैसे गोल की तरफ आगे बढ़ा जाएगा, उसके लिए मार्केट का इन्फो, मार्केट का नॉलेज, एम्प्लॉइज का बिहेवियर और सारी चीजें जानकारी जो है मैनेजर को टाइम टू टाइम ये प्रिंसिपल्स दिलाते रहते हैं. इसके अलावा डी से डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच. जो आपका गोल है गोल ओरिएंटेड काम होता रहेगा. अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, गोल से भटकेंगे नहीं, गोल की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे. दैट इज व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच. एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. आर और डी, रिसर्च और डेवलपमेंट, ये बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है. कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, वरना कॉम्पिटिटर कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको हमेशा कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इनिशिएटिव सिखाते हैं. एड इन सोर्स, इन से क्या है? इनिशिएटिव. इनिशिएटिव लोगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाओगे. इसके अलावा एस से साइंटिफिक डिसीजंस. प्रिंसिपल्स क्या सिखाता है कि बेस्ट चुनो. हर काम को करने के तरीके तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उसमें से बेस्ट तरीका कौन सा है वो अपनाओ. एज अ मैनेजर you should be always loyal to your organization and you should figure out the best possible way to do a task जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, जो प्रॉफिट मोटिव से भी जुड़ा हुआ हो और जो एफिशिएंटली रिजल्ट भी दे. समझ में आ रहा है क्या? सो साइंटिफिक डिसीजन. इसके अलावा हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. देयर शुड बी लेस रिसोर्स वेस्टेज. वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जीरो होना चाहिए और इसके लिए प्रिंसिपल्स ही मदद करते हैं. और आखिर में हेल्पफुल टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच तालमेल लाने में भी ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मदद करते हैं. दोस्तों अगर आप देखो तो सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. They are not developed only from a point of view of handling the resources effectively, but they guide management in understanding social responsibility. जो सामाजिक जिम्मेदारी है ना वो समझाने में भी मदद करते हैं, so that they can focus on providing quality products. कुछ भी मिलावट वाला ना दे दे, ये भी उसकी एक जिम्मेदारी है ना कि उसको एक अच्छा प्रोडक्ट देना है सोसाइटी को, कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइसेस देना है. अवॉइड आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन. मार्केट में रूल करके मनमर्जी का भाव नहीं चार्ज करना है. फेयर कंपटीशन अवेलेबल रखना है. फेयर रेम्यूनरेशन एम्प्लॉइज को देते रहना है. चेंज एनवायरमेंट का उसे संभालना है. हेल्दी वर्किंग प्लेस और एनवायरमेंट एम्प्लॉइज के लिए क्रिएट करना है. यही सब तो मैनेजमेंट के रूल सिखाते. एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज जस्ट सेइंग दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान बिजनेसमैन को रखना चाहिए. दूसरी तरफ दोस्तों प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स. तो अगर मैनेजर के एंगल से देखें तो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन. स्टडी द प्रिंसिपल्स हेल्प्स टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स. जो उतार चढ़ाव बिजनेस में आते हैं, जो अलग अलग प्रॉब्लम्स सिचुएशंस मैनेजर फेस करता है, वो सारे सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल करने के काबिल मैनेजर को बनाते हैं ये प्रिंसिपल्स. इसके अलावा डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच. मैंने बोला डायरेक्शन देता है, फोकस देता है. विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, रूट कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम्स इन करेक्ट मैनर एंड कैन प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस. आप पूरा ऑब्जेक्टिव से फोकस्ड रहते हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहते हो. लास्टली एनकरेजेस R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. यहां पर याद रखिए मैनेजमेंट अडॉप्ट्स न्यू ट्रेंड्स एट वर्किंग प्लेसेस ऑटोमेटिकली. दीज गाइडलाइंस हेल्प मैनेजमेंट टू कंपेयर द यूज्ड प्रिंसिपल्स विद इट्स एक्सपेक्टेड आउटकम. जो आपने प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किए उनका क्या आउटकम आया, क्या रिजल्ट आया, ये देख करके आने वाले दिनों में क्या अपनाना चाहिए, क्या रिजल्ट आ सकता है, ये सोचने में भी हेल्प करता है. साइंटिफिक डिसीजंस. तो यार बहुत सारे तरीके हैं और हर बार जो दूसरे को काम आया वही तरीका आपको काम आया ऐसा जरूरी नहीं है. तो somewhere or the other in business organization a scientific decision means systematic or balanced decision
Principles help the managers or train the managers to handle critical situations tactfully. Otherwise, the managers have to work always with trial and error method. तो हर बार उसको ट्रायल एंड एरर पे ना खेलना पड़े, वो उसूलों को फॉलो करके, रूल्स को फॉलो करके, प्रिंसिपल्स को फॉलो करके काम करेगा, तो ट्रायल एंड एरर पे कभी खेलना नहीं पड़ेगा. एंड with the use of various management principles, one can get an idea about how to analyze the situation, to search alternative options and their results. आखिर में हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ये पॉइंट है ना, ओसीएम की पूरी बुक में बार बार लगातार आते रहेगा. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये पॉइंट आपको हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मिलेगा ही. तो ये पॉइंट तो कॉमन है, हर जगह आपको ये लिखना ही है बोर्ड एग्जाम में भी. हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस या इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस. मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो आपके रिसोर्सेस को वेस्ट होने से रोकती है. मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो आपके पास जो रिसोर्सेस है उन्हें एफिशिएंटली वर्क करवाती है. अगर कोई मशीन है जो 100 किलो प्रोडक्शन कर सकती है, तो आपका मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जो उसमें से पूरा 100 किलो निकाले. अगर आप उसमें से सिर्फ 70 केजीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब आप उसको कम यूज कर रहे हैं, उसका वेस्टेज कर रहे हैं, ये होने से रोकती है मैनेजमेंट. समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? आखिरी में हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. इट इज वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन. कई बार तालमेल बनता नहीं है जल्दी. वो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. दोस्तों, इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क फॉर मैनेजर टू कीप कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंसेस ऑफ एम्प्लॉय. तो बार बार लगातार उन्हें मोटिवेट करते रहना, उन्हें इंसेंटिव्स देते रहना, उन्हें बोनस देते रहना. इसके हिसाब से वो ज्यादा एनकरेज होंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे और ज्यादा मेहनत से काम कर पाएंगे. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफर सूटेबल सिस्टम्स व्हाइल एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. दो आंसर समझ में आ रहा है क्या? नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नेचर में क्या लिखोगे? एबीसी, प्रिंसिपल्स, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल. और सिग्निफिकेंस में उपदेश. याद रहेगा क्या दोस्तों? हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है. यू से अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू से अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प करता है ये प्रिंसिपल आपको सोशल जिम्मेदारी समझने में. दूसरा, प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजर. मैनेजर को प्रॉब्लम, सिचुएशन सब समझाता है ताकि वो अच्छे डिसीजन ले सके. डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच. प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, सिचुएशंस को डील करना सीख जाएगा तो डिस्ट्रैक्ट कम होगा और ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान देगा, एक ही मकसद पे आगे बढ़ता रहेगा. encourages research and development. These principles helps in developing an attitude towards researching and bringing out new things and which will keep you ahead of your competitors. आखिर में साइंटिफिक डिसीजंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर फाइंडिंग आउट द बेस्ट पॉसिबल वे टू डू द टास्क. इसके अलावा हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड यूजिंग इट ऑप्टिमम. Then help to coordinate and control. Principles of management help in building coordination among the various departments and employees of the organization. पढ़ो जरा ये फटाफट. उपदेश. ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया को ऐसे प्रिंसिपल्स दिए जो ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस के लिए तो काम आते ही हैं, आपकी रूटीन जिंदगी में भी आपको काम आएंगे. ये प्रिंसिपल्स लाइफ प्रिंसिपल्स हैं. ये प्रिंसिपल आपको मैनेजमेंट की रग रग से वाकिफ करा देंगे. ये प्रिंसिपल्स आपके रूटीन को सेट कर सकते हैं. ये प्रिंसिपल आपके ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिला सकते हैं. ये प्रिंसिपल्स आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं. और इसीलिए हेनरी फेयोल को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियरिंग से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो की, लेकिन माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस और प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इन्होंने छोटी छोटी चीजों से सीखना शुरू किया. अपनी किताब के अंदर इन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स दिए. और दोस्तों, ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स अपने आप में अलग है, हटके हैं. और ये 14 प्रिंसिपल्स, ये 14 प्रिंसिपल्स बोर्ड एग्जाम की जान है. ओसीएम का पिछले 8 से 10 सालों का आप हर पेपर उठा के देखो, उसमें हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. पहले थोड़ा डरा के आता था, अभी थोड़ा हल्का फुल्का आने लगा है. पहले एक्सप्लेन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आता था,
अब explain any 5 principles of management, explain any 4 principles of management, any 6 principles of management, ऐसा क्वेश्चन आने लगा है। तो बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन तो होता है, इसके अलावा कई बार स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स को भी एज आंसर पूछा गया है, और इसीलिए पूरे 14 प्रिंसिपल्स आपको पता होने जरूरी है। पूरे 14 प्रिंसिपल्स। कई लोग आलस करते हैं और सोचते हैं 5-6 ही पढ़ के जाते हैं, पिछले 5 साल के पेपर में तो 5-6 ही पूछा है, कोई भी 6 पढ़ लेते, काम फिट कर लेते। बट माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट यू ऑल टू लर्न ऑल 14। सबसे इजी आंसर है और सबसे मेन आंसर है, इस पूरे चैप्टर की जान है आंसर, और हर साल आने ही वाला है, तो पूरा ही पढ़ लेने का ना भाई, क्यों काट कसर करने का। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आंसर का नाम एड इन सोर्स। क्या एड इन सोर्स? क्या एड इन सोर्स? क्या एड इन सोर्स? कोई भी शॉर्ट कोड ले लो, कैसा भी शॉर्ट कोड ले लो, 14 प्रिंसिपल्स याद करने से मतलब, दुनिया भर के शॉर्ट कोड्स गांव भर में घूम रहे हैं, तुमको जो समझ में आता है वो पढ़ो, लेकिन पढ़। मेरा शॉर्ट कोड है एड इन सोर्स। ये क्यों है? क्योंकि प्रिंसिपल्स को अपनी जड़ों में, बिजनेस की जड़ों में, ऑर्गेनाइजेशन की जड़ों में, रूट्स में, सोर्स में ऐड करना जरूरी है। जब आप प्रिंसिपल्स को ऐड करोगे अपने लाइफ में, अपने सोर्स में, अपने रूट्स में, तो आप ग्रो करोगे, तो उसूलों के साथ ग्रो करोगे, ग्रो करोगे तो ग्रो एफिशिएंटली करोगे, ग्रो करोगे तो और प्रोडक्टिव बनोगे। और इसीलिए ऐड दीज प्रिंसिपल्स इन योर सोर्स। सबसे पहले ऐड में ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए से अथॉरिटी एंड, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, डी से दूसरा डी डिसिप्लिन, दूसरा डी डिसिप्लिन, दूसरा डी ऐड। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, ऐड। समझा क्या? इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो ऐड इन सोर्स। एस से 3 पॉइंट है दोस्तों, और तीनों पॉइंट कमाल के, तीनों पॉइंट कमाल के। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, खुद का मत सोच, ऑर्गेनाइजेशन का सोच। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कीप योर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, योरसेल्फ आफ्टरवर्ड्स। कोहली खुद के सेंचुरी का नहीं सोचेगा, रोहित शर्मा खुद के सेंचुरी का नहीं सोचेगा, पहले टीम का सोचेगा कि मेरी टीम जीत जाए, मेरा सेंचुरी तो होता रहेगा। सबऑर्डिनेशन मतलब सप्रेस करना, खुद के इंटरेस्ट को नीचे रखना, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ऊपर रखना। इसके अलावा स्केलर चेन, अ हायरार्की ऑफ कम्युनिकेशन, आपको टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे चार्ट के साथ बताया होगा। स्केलर चेन क्या है? कम्युनिकेशन का चेन है, जहां हर एक को किसको रिपोर्ट करना है वो बताया जाता है। सबऑर्डिनेट को सुपीरियर से बात करना है, किसको रिपोर्ट करना है वो पता होना चाहिए। एक टीचर है, पहले अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेगा, सुपरवाइजर वाइस प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेगा, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेगा, और प्रिंसिपल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। ये क्या है? ये स्केलर चेन है, ये हायरार्की ऑफ कम्युनिकेशन। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, ये हायरार्की में स्लो भी काम हो जाता है, तो इसको तोड़कर गैंग प्लैंक बनाया जाता है। ये गैंग प्लैंक जो है, ये परमिशन के साथ किया जाता है, और परमिशन के साथ एक टीचर को भी ट्रस्टी के पास, मैनेजमेंट के पास लाया जा सकता है, और वो भी अपने ओपिनियन, अपने इनिशिएटिव, अपने डिसीजन, अपनी बातें बता सकता है ट्रस्टी को डायरेक्टली। तो समवेयर और द अदर स्केलर चेन एक कम्युनिकेशन का चेन है। इसके अलावा एस से स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन में आप कितने समय तक हो ये आपको पता हो तो कितनी मजेदार बात हो जाएगी। आपको पता ही नहीं है आपको कब निकाल दिया जाएगा, तो आप अच्छे मोटिव से काम करोगे ही नहीं। इफ यू नो दैट यू आर हियर फॉर अ गुड टेन्योर, अगर आपको पता है कि आप यहाँ पे 5 साल के लिए हो, आपका पगार हर साल 10% बढ़ने वाला है, तो आप मोटिवेटेड रहकर काम करोगे, अपने बॉस के लिए भी, अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ के काम करोगे। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। दोस्तों हर पॉइंट में खासियत है। हेनरी बेल बोलता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ काम देके चले मत जाओ, जिम्मेदार बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो। अगर अपन अपने स्टाफ को खाली काम देते रहेंगे, काम देते रहेंगे, काम देते रहेंगे, तो वो काम को सिर्फ काम समझ के करेगा। लेकिन अगर उसको बोलेंगे भाई ये काम तेरे बिना कोई नहीं कर सकता,
तू ही है, तेरे को इसका जिम्मेदारी लेना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा। एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। अथॉरिटी ये डिसीजंस लेने की क्षमता लाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए डिसीजंस की जिम्मेदारी लेना सिखाता है। हेनरी फ्योल का ये पहला प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा डी से डिवीजन ऑफ वर्क। काम एक आदमी सब नहीं कर सकता है, करेगा तो एफिशिएंटली नहीं कर सकता है, इसीलिए हेनरी फ्योल बोलता है काम का बंटवारा कर, काम का बंटवारा कर, काम का डिवीजन ऑफ वर्क इज एसेंशियल। डी से डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय के आने का टाइम फिक्स होना चाहिए, जाने का टाइम फिक्स होना चाहिए। कभी भी आके कुछ भी करेगा तो नहीं चलेगा। एम्प्लॉय को बेसिक डिसिप्लिन जरूरी है और इस बेसिक डिसिप्लिन के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिला सकता है। इसके अलावा इनिशिएटिव, पहल करना, शुरुआत करना। इट इज नेसेसरी दैट मैनेजर अप्रिशिएट्स द एम्प्लॉयज इनिशिएटिव एंड द एम्प्लॉय अप्रिशिएट्स द डिसीजंस टेकन बाय द मैनेजमेंट। दोनों हाथ से ताली बजने वाली है ना। अगर मैनेजमेंट जो है ये इनिशिएटिव्स को अप्रिशिएट करेगा तो एम्प्लॉय दूसरी बार और इनिशिएटिव लेगा। उसको लगेगा नहीं यार मेरी तो सराहना हो रही है, मेरा मान रख रहे ओपिनियन का, और इसीलिए आई से इनिशिएटिव भी बहुत जरूरी है। ये साइड समझ में आ रहा है क्या? एड इन सोर्स का एड इन समझ रहा है क्या एवरीवन? ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओ से एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस। हर चीज की अपनी जगह, हर चीज की अपनी जगह, हर चीज की होनी चाहिए। If things are not in place, then you won't find them properly. आप उन चीजों को सही जगह पर अगर रखेंगे, एक ऑर्डर में प्लेस करेंगे, तो फिर वो जरूरत के समय पे आपको मिलेंगे। स्कैटर्ड डेस्कटॉप इज अ स्कैटर्ड माइंड। आपका डेस्क अगर स्कैटर्ड है तो मतलब आपका माइंड भी स्कैटर्ड है। हर चीज अगर ऑर्डर में है तो मतलब आपका दिमाग भी सही ऑर्डर में चल रहा है। एंड दैट इज द की टू सक्सेस। दोस्तों, ऑर्डर के बाद आता है यू, SOU, यू से दो, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, अरे यूनिटी ऑफ कमांड। दोस्तों याद रखिए, कमांड, कमांड ये एक सुपीरियर से मिलना चाहिए। 10 लोग अगर एक जन को काम दे रहे हैं तो काम करने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि यार किसका सुनूं, किसको रिपोर्ट करूं। एंड इसीलिए वन सबऑर्डिनेट वन सुपीरियर, वन सबऑर्डिनेट वन सुपीरियर, मतलब यार बॉस एक होना चाहिए तो सबऑर्डिनेट को मालूम रहेगा इसका ही सुनने का, इसको ही बताने का, रिपोर्ट भी इसको करनी। तो यूनिटी रहेगा कमांड में। अगर 3 लोग एक आदमी को काम देते रहेंगे घड़ी घड़ी तो बेचारा परेशान हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, उसको मालूम नहीं पड़ेगा किसका सुनने का, किसको रिपोर्ट करने का। सो देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ। दोस्तों, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकते हैं, होने भी चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क जरूरी है, लेकिन सबका गोल, सबका एम, सबका मकसद एक ही होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन का मुनाफा, ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स। जब ये गोल एक रहेगा तो फिर दोस्तों डायरेक्शन एक रहेगा और सभी सही दिशा में, एक दिशा में काम करते रहेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, एड इन सोर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो, अरे इन बोले तो एस से 3, subordination of interest, scalar chain, stability of tenure, subordination of interest, scalar chain, stability of tenure। इसके अलावा ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओ से यू से दो, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड। आखिर में आर से रेम्यूनरेशन। मैंने बोला पगार कैसा? अच्छा। पगार कैसा? अच्छा। पगार कैसा? न कम न ज्यादा, न कम न ज्यादा, न कम न ज्यादा। अच्छा पगार होना चाहिए, जितना मेहनत करवा रहे हो उतना होना चाहिए, यही है रेम्यूनरेशन। सी से सेंट्रलाइजेशन, सी से सेंट्रलाइजेशन, सी से। दोस्तों याद ये रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटा है तो सेंट्रलाइजेशन काम आएगा, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो डिसेंट्रलाइजेशन भी करना पड़ेगा। सेंट्रलाइजेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स इन वन हैंड,
निर्णय लेने का, फैसला लेने का क्षमता या पूरा अथॉरिटी किसको है? एक को है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड बना दिए गए हैं, वो लोग उस डिपार्टमेंट का डिसीजंस लेते रहे। जरूरत के हिसाब से सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन करते रहना चाहिए। और आखिर में ई से इक्विटी एंड एस्पिरिट दी कॉप्स, इक्विटी एंड एस्पिरिट दी कॉप्स, इक्विटी एंड इक्विटी समानता होनी ही चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में अगर इक्विटी रहेगी तो वर्क इन हार्मनी होगा, एटमॉस्फेयर जो है वो अच्छा और हेल्दी रहेगा। एक ही एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट के और वो एम्प्लॉइज को अलग अलग पगार, तो हार्मनी नहीं रहेगा ना। एक एम्प्लॉय हमेशा घुटता रहेगा, मन में सोचता रहेगा यार सेम काम कर रहे लेकिन इसको साले को ज्यादा पगार क्यों है, और इस वजह से वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। इक्विटी होना बहुत जरूरी है, हर मामले में इक्विटी होना बहुत जरूरी। और आखिर में एस्पिरिट दी कॉर्प्स यानी टीम वर्क, एस्पिरिट दी कॉर्प्स यानी यार टीम वर्क। याद रखिए कि आप अगर टीम का सोचेंगे तो आप लंबा चलेंगे, अगर आप सिर्फ खुद का सोचेंगे तो अकेले रह जाएंगे। समवेयर और द अदर एन ऑर्गेनाइजेशन becomes successful because of a team, and टीम को संभालना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल्स को लेकर आप पूरी टीम चला सकते हैं। एड इन सोर्स, क्या एड इन सोर्स, क्या एड इन सोर्स। सारे पॉइंट्स एक बार आंख बंद करके फटाफट। ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए से डी से डिवीजन ऑफ वर्क, डी से डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ वर्क डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ वर्क डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ वर्क। ऐड समझा क्या? इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो अरे इन बोले तो सोर्स का एस कितना? 3। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, स्केलर चेन और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, क्या स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओ से यू से दो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड। यू के बाद आर रेम्यूनरेशन, आर रेम्यूनरेशन, आर। सी से सेंट्रलाइजेशन, सी से और ई से दो इक्विटी और एस्पिरिट दी कॉर्प्स, इक्विटी और डन 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 एवरीवन। आई होप ये 14 प्रिंसिपल्स में हर प्रिंसिपल में एटलीस्ट 2-2 लाइन लिखने आपको जमे, और उसके लिए एक बार रीडिंग करके बिना देखे 2-2 पॉइंट्स लिखो। रीड 2 पॉइंट्स, क्लोज द बुक एंड राइट 2 पॉइंट्स, रीड 2 पॉइंट्स, क्लोज द बुक एंड राइट 2 पॉइंट्स। ये हैबिट से आप पूरे 14 पॉइंट्स 2-2 लाइन के साथ याद रखोगे। डन 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 डन, वरना आगे का पार्ट पीछे का सपाट हो जाएगा भाई। सो प्लीज मेक अ हैबिट ऑफ रिवाइजिंग, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। ये जड़ी बूटी है भाई, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। याद रखो कि वापस पढ़ना है और वापस पढ़ो क्योंकि याद रखना है। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।